हेलो एवरीवन, मैं नेहा कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया है ना? हमारी क्लासेज आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी क्लासेज आप लोग को अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है हम लोगों का, वो कवर कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 को कवर कर रहे हैं। हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 3 को का 2 क्लास कर चुके हैं, पार्ट 2 तक कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 को करेंगे, ठीक है। और क्लास नंबर हमारा क्या है, तो 26 है। क्या है? 26 है। प्लेइंग विथ नंबर्स को हमें पढ़ना है, ठीक है। और हमारी क्लासेज आप लोग को अगर अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करना। कमेंट में भी लिखना, आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखना, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या जो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो। और हमारी क्लासेज आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोगों ने कल की क्लास तक अभाज्य संख्या को पढ़े थे, ठीक है। हम क्या बताए थे कल की क्लास में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो वन से या अपने आप यानी स्वयं से कटता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5 लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसका क्या ये से बताना है कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 5 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से, 5 से, तो हाँ 5 से कट रहा है। और इससे आगे भी नहीं बढ़ना है क्योंकि हमें 5 का ही फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, या तो 1 से कट रहा है या स्वयं अपने आप से कट रहा है, यानी 5 है तो 5 से कट रहा है। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ओनली 1 2 फैक्टर। अभाज्य संख्या में क्या होता है? सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और भाज्य संख्या में क्या होता है? 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है डिफिनीशन में, ठीक है। डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं होता है, ठीक है, भाग नहीं होता है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहती? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे 2 5 7 11 13 17 23 29 31 37, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। इन सब का जब फैक्टर निकालोगे आप, देखो जैसे कि 70 का फैक्टर निकालो, 17 का फैक्टर निकालोगे तो ये 1 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये डायरेक्ट 17 से कटेगा, बीच में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 1 और 17 हो गया। मान लीजिए 11 का निकालना है तो 11 का 1 हो जाएगा, और उसके बाद वो स्वयं 11 से ही कटेगा, बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो यही हमें बताना है कि अभाज्य संख्या जो होता है उसके ओनली 1 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, और 2 से कम भी नहीं होता, 1 भी नहीं हो सकता है उसके फैक्टर, मतलब कि उसके 2 फैक्टर होने ही चाहिए, तब वो अभाज्य संख्या होगी। एक 1 होगा और एक स्वयं अपने आप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 29 का निकालना होगा तो ये 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। आप देख लेना किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 37 है तो ये 1 से कटेगा और ये 37 से कटेगा, बीच में किसी भी संख्या से ये नहीं भाग हो रहा है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या हम इसे ही कहते हैं। अब उदाहरण के लिए दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अब क्या है देखिए, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमें अभाज्य संख्या निकालने के दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उसी को हमें पढ़ना है, इसमें दिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए काफी नियम होते हैं, लेकिन हम अभाज्य संख्या को ज्ञात करने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ में दो महत्वपूर्ण नियम बताया गया है, उसे हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्या क्या नियम है उसको पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या का निकालने का पहला नियम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला नियम क्या होता है देखिए, तो सबसे पहला नियम हम आपको बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि 37 दिए, एक एक लाइन पढ़िए आपको एकदम समझ में आएगा। मान लीजिए कि 37 है, ठीक है, एक संख्या है। हमें ये जानना है कि 37 एक क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लाइन में लिखा है कि मान लीजिए कि 37 एक संख्या है, हमें जानना है कि 37 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है या नहीं। ठीक है, इसे हमें जानना है, कौन? 37 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना, हमें जानना चाहिए 37 जो है, 37 का वर्गमूल किन दो धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल के बीच में आता है। ठीक है, ये चीजें हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कि किस किस, यहाँ पे देखिए 37 का वर्गमूल किन किन दो धनात्मक संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, धनात्मक संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए, जैसे 37 का जो वर्गमूल है वो 36 और 49 के बीच में आता है। कितना? तो 36 और 49 के बीच में आता है। कौन सा वर्गमूल? तो 36 और 49 के बीच में क्या आता है? 37 आता है। ठीक है, यानी 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग कितना है? 49 है। ठीक है, तो यानी 37 का जो वर्गमूल है वो 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। क्या होगा? 6 और 7 के बीच में उसका जो वर्गमूल होगा, 37 का जो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर जो होगा 37 का, वो 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि 37 का जो वर्गमूल है, ठीक है, वो 6 और 7 के बीच में कहीं होगा। ठीक है, अब हमें 6 और 7 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है? तो 6 और 7 के बीच में होगा। तो अब हमें 6 और 7 से पहले की सभी अभाज्य संख्या को लिख लेना होगा। तो सभी अभाज्य 6 और 7, 6 और 7, ठीक है, इसके बीच, इसके पहले अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 1 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है ना, 5 3 और 2, यही संख्या होगा। तो सबसे पहले पहला नियम है कि मान लीजिए कि हम 37 लिए, ठीक है, तो उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तो उस, ये जो 37 दिया हुआ है, ठीक है, का वर्गमूल, ये जो 37 है वो किसका वर्गमूल होगा? तो हमें क्या है, हमें दो धनात्मक संख्याओं को बताना है। तो दो धनात्मक संख्याएं क्या होगा? तो 36 होगा और 49 होगा, इसी के बीच में तो 37 आता है। ठीक है, और जो 36 है, 36 और 49, 36 6 का वर्गमूल है और 49 कितना है? 7 का वर्गमूल है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो 36 है वो किसका स्क्वायर हो सकता है? तो 6 और 7 के बीच में जो संख्या होगी उसी का वो स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 7 से पहले वाला क्या लिखेंगे? पहले वाला अभाज्य संख्या को हम लिख देंगे। तो पहले वाला अभाज्य संख्या क्या होगा? 6 और 7 से पहले वाली संख्या क्या होगी? तो 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें 37 को
5, 3 और 2 से भाग करके देखना है। ठीक है, क्या करना है, 37 को क्या करना है, 2 से भी भाग करना है, 3 से भी भाग करना है और 5 से भी भाग करना है। ठीक है, अगर 37 इन तीनों संख्या से भाग नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि 37 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। पहला नियम हम आपको क्या बताएं कि अगर कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 37 को लिया, तो 37 को हमें जांचना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 37 किस वर्गमूल के बीच में आता है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो 37 36 और 49 के बीच में आता है, यही दोनों स्क्वायर है ना। ठीक है, 37 से पहले क्या होता है, 36 होता है। ठीक है, इससे पहले वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। तो लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगा 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 36 को लेंगे क्योंकि ये 37 के नजदीक है। क्या है, 37 के नजदीक है। तो इस दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा है, तो 37। अब ये 37 किसका वर्गमूल हो सकता है, तो देखिए 36 किसका है, तो 6 का है और ये 7 का है। मतलब 6 और 7 के बीच में जो संख्या होगी उसी का तो 37 वर्गमूल होगा, है ना, यानी कि स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस दोनों संख्या के पहले वाले अभाज्य संख्या को लिख लेंगे। तो 6 और 7 से पहले अभाज्य संख्या क्या होगी, 1 नहीं होगी, 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी। तो 2, 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास 3 संख्या आ गया। अब जो 37 है उसको क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड करके देखेंगे, 3 से भी और 5 से भी। ठीक है, अगर भाग नहीं लगता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये एक पहला नियम है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि अब हमें 37 को 5, 3 और 2 से भाग करके देखना होगा। अगर इन तीनों संख्याओं से भाग नहीं होती है तो इसका अर्थ है कि 37 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम देखिए, अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। प्रथम 40, ठीक है, प्रथम 40 से बड़ी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए, ठीक है, 2n, या इसको 2n भी लिख सकते हैं या n2 भी लिख सकते हैं, 2n प्लस n प्लस 41 का प्रयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, 2n प्लस n प्लस 41 का प्रयोग किया जा सकते हैं। जहां पे n का जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 से 39 तक हो सकता है, होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें 40 का निकालना है। ठीक है, 40 से बड़ा अभाज्य संख्या प्राप्त करना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अंतिम संख्या केवल 39 तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया इस फॉर्मूले के तहत n का जो मान है वो 39 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 39 से अधिक नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर n इज इक्वल टू क्या होता है, 0, तब हम 2 इंटू 0 प्लस 41, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा। हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रथम 40 से अब 40 से बड़ी अभाज्य संख्या अगर हमें प्राप्त करना होता है तो हम इस किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, तो 2n प्लस n प्लस 41 जो यहाँ पे दिया होता है उससे बड़ी संख्या यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, अगर हम n का मान कहाँ से रखते हैं, तो 0 से लेकर 39 तक, 40 का निकालना है, 40 से बड़ी संख्या तो एक कम रखेंगे, यानी 39 तक रखेंगे। n का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो 41 आता है, 1 रखते हैं तो 43 आता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अगर हम n का मान क्या है 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 47 आता है। अगर हम n का मान 3 रखते हैं तो 53 आता है। ये जो सब संख्या निकल रहा है वो सारी संख्या क्या संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। क्या संख्या है, कौन सी संख्या निकल रही है, तो अभाज्य संख्या निकल रही है। ठीक है, ध्यान रहे हमें क्या निकालना है, 40 से बड़ी बड़ी अभाज्य संख्या निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस n प्लस 41। 41 क्यों लिए, क्योंकि 40 से बड़ा निकालना है। ठीक है, और हम n का मान कहाँ तक रखेंगे, तो n का मान जो है वो 0 से लेके हम कहाँ तक रखेंगे, तो 39 तक रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 40 तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक कम रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। समझ में आया। फिर आगे बढ़ेंगे, अभाज्य संख्या का गुण। अभाज्य संख्या का क्या क्या गुण होता है उसे हमें पढ़ना है। पहला नियम हम लोग पढ़ लिए। पहला नियम क्या कह रहा था कि कोई भी संख्या दिया हुआ होता है, इसमें हमने क्या माना 37। ठीक है, हमें अगर अब मान लीजिए कि 23 लेना होता, मान लीजिए हम पहला नियम जो हम मान रहे थे 37, तो 37 नहीं लेकर हम क्या करेंगे, हम 37 नहीं लेकर हम यहाँ पे लेंगे 23। तो क्या करना है, हमें इसके बीच में धनात्मक संख्या निकालना है, ये किसके किसके बीच में आ रहा है, और वो भी स्क्वायर में होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा 25। ठीक है, और इससे पहले क्या होगा, तो 16 होगा। ये इसी और इसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, और 25 किसका है, तो 5 का। तो जो ये संख्या दिया हुआ है 23, वो किसके बीच में होगा, तो 4 और 5 के बीच में जो संख्या होगा उसी का वो वर्गमूल होगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर होगा। अब क्या करना है, 5 और 4 के पहले जो अभाज्य संख्या है उसे लिखेंगे। तो 5 और 4 के पहले अभाज्य संख्या क्या है, 2 है और 3 है। अब जो ये संख्या है 23, उसको क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे और 3 से भी डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ना 2 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, तो ये संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया। पहला नियम ये कह रहा है। दूसरा नियम ये है कि अगर हमें अभाज्य संख्या निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि 2n प्लस n प्लस जो जिस संख्या के बाद निकालना होता है उस संख्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और n का मान हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 0 1 2 3। अगर जो संख्या दिए, मान ली 40 दिए, यहाँ पे 30 दिया होता तो यहाँ पे क्या होता 29 लिखते, और यहाँ पे क्या हो जाता 31 हो जाता। समझ में आ गया। दूसरा नियम ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभाज्य संख्या के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अभाज्य संख्या का गुण, सबसे पहला गुण क्या है, 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 0 और 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब 1 अभाज्य संख्या कैसे नहीं है ये हम आपको बताते हैं। अभाज्य संख्या का के लिए हम क्या बताए हैं कि अभाज्य संख्या का कितने फैक्टर होने चाहिए, तो 2 फैक्टर होना चाहिए। हम आपको ये भी मेंशन किए थे कि 2 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 का फैक्टर सिर्फ ओनली 1 होता है। तो 1 जो है वो अभाज्य संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, ना ही 0 और ना ही 1 अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। ठीक है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सम भी है। ठीक है, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में। क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, या ऐसे भी पूछेगा कि 1 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के ओनली 1 फैक्टर होते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है कि
उसके 2 फैक्टर होना चाहिए। कौन कौन फैक्टर होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए या जो स्वयं संख्या दिया हुआ है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 2 को छोड़कर सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो सब संख्या विषम संख्या होती है। आप देखना, नोटिस करना कि जितनी भी 2 को छोड़कर जितनी भी संख्या है सब विषम संख्या है और वो भी अभाज्य संख्या है। लेकिन सिर्फ 2 जो है वो सम संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है उसके कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। हमने आपको डिफिनीशन में ही समझाया था कि ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसके। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं? तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 4th पॉइंट। क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्या हमेशा 0 और 1 से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या जितनी भी है वो संख्या क्या है? 0 और 1 से बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि 2 से शुरुआत होता है, 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 0 और 1 से बड़ी संख्या होती। ये भी पॉइंट नोट करना है। ठीक है, फिर हम लोग 5th पॉइंट पे बढ़ेंगे। क्या है? अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। हमने आपको पहले ही डिफिनीशन में बता दिया कि वो संख्या 1 से और स्वयं अपने आप से कटता है, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 6 को पढ़ते हैं हम लोग। सभी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या होती है और प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब इस चीजों को भी नोट करिए। इसमें कह रहा है कि सभी भाज्य और अभाज्य संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या निगेटिव संख्या नहीं होती। ये हम आपको पहले ही बताए थे कि नेचुरल नंबर और होल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, और प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटिंग की संख्या है, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो इस लाइन में यही कह रहा है कि सभी भाज्य और अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या होते हैं। तो ये बात तो सही है। दूसरा में कह रहा है कि प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होते, यानी निगेटिव नहीं होते। ठीक है, इस 6 पॉइंट को आप लोगों को याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन एक नंबर का पूछता है, तो इसमें ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा लाइन को मिस्टेक कर देगा और आपसे क्वेश्चन उलट के पूछ देगा। ठीक है, तो आप इस 6 पॉइंट को रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, हमने इतना समझा दिया कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पढ़ना है हमें। ठीक है, क्या पढ़ना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है ये देखना है। अब देखो, अक्सर विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, देखा है कि वो 1 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। हम आपको बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है कि वो 1 से कटे और अपने आप से कटता है, तो वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर सिर्फ 1 ही होते हैं और अभाज्य संख्या के फैक्टर 2 होते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही नोट करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्या को लिखना है। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो गई? तो 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये 5 जो संख्या है यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या
1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमें बता, या तो आप लिख के बता सकते, देखो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि भाज्य संख्या के मुकाबले अभाज्य संख्या काफी कम होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है कि भाज्य संख्या ज्यादा होती है और अभाज्य संख्या कम होती है। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 74 संख्याएं हैं। ठीक है, जबकि नहीं, अब भाज्य संख्या क्या है, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितना है, 74 है। ठीक है, जबकि अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक में कितनी है, तो टोटल 25 ही है। ठीक है, अब भाज्य संख्या 1 से 100 तक की लिस्ट नीचे दी गई है, मान लीजिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या की संख्या अधिक होती है और अभाज्य संख्या की संख्या कम होती है। तो 1 से 100 तक की भी आप लोग रट लो, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या पूछेगा तो 25 हो जाएगा, और भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका लिस्ट, भाज्य संख्या का लिस्ट नीचे लिखा होगा। ठीक है, वही बोल रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए ये भाज्य संख्या का है, कितने हैं, तो यहाँ पे काउंट करना है। अभाज्य संख्या का औसत कैसे निकालते हैं वो बताना है। अब देखिए अभाज्य संख्या का औसत निकालना, अब अभाज्य संख्या का औसत निकालने के लिए हमें औसत का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले औसत का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जितना पद दिया होता है उसका योग और नीचे पदों की कुल संख्या। मान लीजिए जितनी भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये 5 संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11। इसका मतलब होता है, इस लाइन का मतलब है सभी पदों का योग। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कितनी है, 5 थी, तो हम इसको क्या करिए, ऐड कर दिए, और पदों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 करेंगे, और इस सब को ऐड करके जो आएगा, जो भी संख्या आएगा उसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम औसत समझे। ठीक है, इस संख्या को यहाँ पे कह रहा है अभाज्य संख्या का औसत निकालने के लिए हमें औसत का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हमें औसत का फॉर्मूला पता है कि औसत निकालने के लिए जो संख्या दिया होता है उसको हम ऐड करते हैं और कुल पदों की संख्या को नीचे हम भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है, 5 अभाज्य संख्या दिया हुआ है, इसका अगर औसत हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2 + 3 + 5 + 7 + 11 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28/5 को 5 से 28 में भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही निकालें, अगर हमें भाज्य संख्या का औसत निकालना होता तो हम क्या करते, 5 भाज्य संख्या लिखते, कोई भी कितना भी लिखते। ठीक है, जितनी संख्या हम लिखते उसको क्या करते, ऐड करते, फिर नीचे जितनी संख्या दी होती उस संख्या लिखते, फिर उसको ऊपर वाले को ऐड करते, फिर नीचे वाली संख्या से उसमें भाग करते, वो हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। समझ में आया। औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्याएं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभाज्य संख्या को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाज्य संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं।
धनात्मक पूर्णांक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो किससे कटता है, 1 से, और 1 और स्वयं से और उसके अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सिंपल डिफिनीशन आप याद रखो कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। बस इसको, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख लो, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है। जैसे देख लो आप, हम जो एग्जाम, जो आपको हम डिफिनीशन बता रहे हैं उसी को प्रूफ करते हैं। जैसे देखिए 12 है, अब इसका मुझे फैक्टर निकालना है, तो ये किस किस से कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, नहीं, 6 से कट रहा है, हाँ, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि जो भाज्य संख्या होता है उसे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसीलिए जो 12 है वो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, CN है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। 10 का भी निकालो तो देखो 10 भी 2 से अधिक फैक्टर वाले होंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6, 7, 8, 9, 10, इसके कितने, 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गए, तो ये भी CN है, यानी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, भाज्य संख्या है। मान लीजिए 8 का निकालना है तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, यानी कि इसके भी 4 फैक्टर है, यानी ये भी CN है, यानी कंपोजिट नंबर है। समझ में आया। 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, तो 2 से अधिक फैक्टर है, ठीक है, कितने हैं, 2 से अधिक फैक्टर है, तो ये भी CN है, कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ से आपको ये भी एक क्वेश्चन प्रश्न आएगा, जैसे कि आप अभाज्य संख्या में पढ़े कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, तो 4 होती है। सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। और 2 जो है वो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आया। इसके डिफिनीशन में ही लिख सकते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, ये इसका डिफिनीशन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये भी डिफिनीशन सही है। बाकी शॉर्ट में आपको लिखना है तो जिस जिस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें यही बात लिखा हुआ कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि भाज्य संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और ये कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, भाज्य संख्या के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो भाज्य 2 प्रकार के, तो सम संख्या होते हैं और सम भाज्य संख्या होते हैं, विषम भाज्य संख्या होते हैं, ठीक है।
ऑड कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आइए चलिए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। भाज्य संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और भाज्य संख्या के बंटवारे के लिए सम और विषम संख्याओं के आधार पे लिया गया है, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या के आधार पे लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे? समभाज्य संख्या। समभाज्य संख्या यानी इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? सम सम विषम भाज्य संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है? समभाज्य संख्या यानी इवन कंपोजिट नंबर, ठीक है। वैसी संख्या जो सम दो से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या है? सम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो और एक अभाज्य संख्या भी है, उसे उसे हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। सम संख्या पहले समझना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है समभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैसी संख्या जो सम और एक भाज्य संख्या भी है उसे हम क्या कहते हैं? समभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है, 14 है, 16 है, ठीक है। समभाज्य संख्या में मतलब जो भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, ठीक है, वो सब संख्या क्या है? 2 से डिविजिबल है। क्या है? 2 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कि 9 क्या है? 9 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो विषम संख्या है, लेकिन वो क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इसके फैक्टर 1 है, 3 है और 9 है, यानी 3 फैक्टर है इसके। कितने फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन ये सम भाज्य संख्या नहीं है, ये विषम भाज्य संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया? जो संख्या 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होता है? सम संख्या होता है, और वो भी भाज्य संख्या में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 8 यहाँ पे 4 8 12 14 16 हमारा क्या है? विषम समभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटा समभाज्य संख्या क्या होता है? तो 4 होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। दूसरा हमें पढ़ना है विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या क्या होता है? तो वो तो भाज्य संख्या होना चाहिए, लेकिन संख्या क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाए कि 9, ठीक है, 9 15 21 सब भाज्य संख्या है, लेकिन क्या है? ये विषम भाज्य संख्या है, क्योंकि ये जो डिजिट आप देख रहे हैं सब विषम संख्या है। ये सब जो संख्या 9 15 21 25 और 27 ये 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो विषम भाज्य संख्या होगा। अगर 2 से ये सब संख्या डिविजिबल होता तो वो सम भाज्य संख्या होता। समझ में आ गया? देखिए इसका भी अगर हम निकालेंगे तो देखो 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या तो है, लेकिन जो 25 है वो सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो 9 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो 9 है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्या 1 से लेके 100 तक का टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। 4 है, 9 है, 6 है, 8 है, 10 है, 14 है, 15 है, 16 है, सब है, ठीक है। अब आगे देखो टेबल में ये 100 तक लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 74 तक है, ठीक है। कितनी संख्या होती है? भाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 74, ठीक है। और अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है।
भाज्य संख्या 74 और अभाज्य संख्या कितना 25। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी की आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना 1094 1000 एक मिनट 1094 1812 और 2050 और यहाँ पे 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले देखिए किसी भी स्कूल में कितने दिन का प्रदर्शनी मेला लगा। ठीक है, तो 4 दिनों के लिए पहला दिन कितना बिका, तो 1094, यहाँ पे 18, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन कितना कितना बिका, तो 2050 और चौथे दिन कितना मिला 2751। तो टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस सब सारी संख्या को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे टिकट को हम संख्या को जो दिया हुआ है टिकटों की संख्या, वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया ना। इस सबको हम क्या करें, हम इस सबको ऐड कर दिए तो हमारे पास कुल टिकट की संख्या निकल गया। यानी 1094 को, 1812 को, 2050 को और 2751 को हम जोड़ दिए तो 7707 टिकट हमारे पास आ गए। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक कितना रन बना चुका है, तो 6980 रन बना चुका है। ठीक है, तो उसको इतना रन बनाना चाह रहा है, 10,000 क्या है, 10,000 रन बनाना चाह रहा है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस बात को देखना है। तो इसे हम कैसे देखेंगे कि जो शेखर है वो इसको क्या है, उसको कितने दिनों में कितना रन बना चुका है, तो 6980 रन बना चुका है। ठीक है, 6980 रन बना चुका है। उसे बनाना कितना है, तो 10,000 बनाना है। ठीक है, 10,000 वो बनाना चाहता है, तो और उसको कितना रन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से 6980 को माइनस कर देंगे, जो रन बचा हुआ है इतना वो रन बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, फिर हम इसके आगे देखेंगे। आज हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्या को अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, और क्लासेज मेरी अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और कोई भी क्वायरी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, और हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।